हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है टेस्ट सीरीज़ में और ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो माफ़ी चाहती हूँ, मैंने कोशिश की कि मैं एक वीडियो में पूरी एक टेस्ट सीरीज़ फिनिश कर दूँ, पर क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया मेरे यहाँ का जो माहौल है वो थोड़ा सा अलग है। मतलब कि यहाँ ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई कर सकते बहुत अच्छे से, थोड़ी थोड़ी सी दिक्कतें रहती हैं। और क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाता है पूरी टेस्ट सीरीज से, तो मैंने सोचा अगर आप 1 घंटे पहले टेस्ट दे लोगे फिर थोड़ा सा फ्रेश होके सेकंड पेपर या सेकंड पार्ट में फाइनल टेस्ट दे सकते हो। तो इसलिए मैंने उसके ज़्यादा नहीं, मतलब उस बार तो गलती हो गई थी, 3 पार्ट बनाए, पर 3 नहीं, सिर्फ 2 पार्ट में ही मैं कोशिश करूँगी निपटाने की। और पूरी कोशिश रहेगी कि एक ही वीडियो में पूरा एक टेस्ट पेपर को मैं अपलोड करूँ। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत सारे लोगों का बहुत सपोर्ट, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सम्मान भी मिल रहा है। और बहुत सारे लोगों से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, कोई होगी एक, मैंने चेक नहीं कर पाई क्योंकि दूसरा कोई मोबाइल नहीं था फ़िलहाल मेरे पास। तो उसमें थोड़ी ना वॉइस कम हो गई, शायद मैं अपलोड करते समय मैंने फुल वॉइस नहीं रखी होगी या थोड़ा सा कहीं मैंने ध्यान नहीं दिया। तो जो आप लोगों को असुविधा हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि आप मेरे पे भरोसा करते हो, मेरे वीडियोज़ को देखते हैं। इसके बाद में अगर आपको वहाँ पर दिक्कत आ रही है, ऐसी दिक्कत जिसको मैं सुधार सकती थी, तो उसके लिए फिर मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। हमने 70 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए थे और 71 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी आपको अच्छी खासी मात्रा में DIS, दृष्टि और GS के टेस्ट पेपर हैं जो 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट है, और उसमें आपके अच्छी खासी मात्रा में करंट के भी क्वेश्चन इंक्लूड है, ठीक है। तो इस दौरान आपका करंट और रिवाइज हो जाएगा, प्लस जो गलत हो रहे होंगे वो यहीं पे आपको पता चल जाएंगे कि अच्छा मुझसे कहाँ गलती हुई है ना। तो चले स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कनिष्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि 1960 में पुरातत्व विभाग द्वारा आम सहमति से 78 ईस्वी यानी 78 ईस्वी को स्वीकार किया गया। कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन में कि 79 ईस्वी से शक संवत का प्रारंभ माना गया है। एंड थर्ड कह रहे हैं कि इसकी प्रथम राजधानी पेशावर यानी कि पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। तो हम बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर की पहचान कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए फर्स्ट तथा सेकंड, बी सेकंड तथा थर्ड, सी केवल फर्स्ट या डी उपर्युक्त सभी। तो कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि आपकी 1960 में पुरातत्व विभाग द्वारा आम सहमति से 78 ईस्वी को स्वीकार किया गया था और 78 ईस्वी से ही शक संवत का प्रारंभ माना गया है। तो इस तरीके से जो इन्होंने कहा कि 79 से, तो ये यहाँ पर सही नहीं है, आपका ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, यानी कि फर्स्ट और थर्ड। तो हमारा सेकंड ऑप्शन गलत है, गलत का मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया और ये गलत है। फर्स्ट तथा थर्ड ऑप्शन हमारा, यानी कि इसका सही उत्तर फर्स्ट और थर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अब यहाँ पर असत्य पूछा गया, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन ए, लंका का राजा मेघवर्मन समुद्रगुप्त का समकालीन था, ठीक है। बी ऑप्शन में कह रहे हैं कि मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूत दरबार में भेजा था, ये भी सही है। सी कह रहे हैं कि मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में एक बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी जाए, ठीक है। और डी ऑप्शन हमारा कह रहा है कि समुद्रगुप्त ने मेघवर्मन के बौद्ध विहार के निर्माण संबंधी अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा असत्य है, यानी कि इनमें कौन सा कथन सही नहीं है, वो हमें बताना है। देखिए, लंका का राजा मेघवर्मन समुद्रगुप्त का समकालीन था, सही है। चीनी स्रोतों से यह जानकारी मिलती है कि मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूत दरबार भी भेजा था, ये भी सही है। मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में एक बौद्ध विहार निर्माण करना है, ये भी सही है। अनुरोध किया था और उसे भारत में एक बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति भी दी गई थी। इन्होंने क्या बोला है कि अनुरोध अस्वीकार कर दिया था, ये डी ऑप्शन हमारा असत्य है। उन्हें अनुमति दी गई थी और बहुत अच्छे से उन्होंने अनुमति मिलने के पश्चात बोधि वृक्ष के निकट लंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार का निर्माण करवाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कनिष्क के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर भी असत्य बताना। ऑप्शन है, कनिष्क को कुशल प्रशासनिक व्यवस्था व नेतृत्व के कारण इतिहासकार द्वितीय अशोक कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म। अगर बी ऑप्शन की बात करें तो कह रहे हैं कि कनिष्क के शासनकाल के दौरान
बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ। ठीक है। सी, कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की। एंड डी कह रहे हैं, तो हमें यहाँ पर इसके जो भी चारों फैक्ट है इसमें से असत्य कथन बताना है। तो अगर हम बात करें कनिष्क के संबंध में, तो कह रहे हैं कि कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क को कुशल प्रशासनिक व्यवस्था व नेतृत्व के कारण इतिहासकार उसे द्वितीय अशोक कहते हैं। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बुद्ध चरित तथा राजवैद चरक ने चरक संहिता की रचना की। कनिष्क के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ। अश्वघोष एक प्रसिद्ध कवि हैं जिन्होंने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की थी। कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर असत्य है, क्योंकि कनिष्क के राजवैद अश्वघोष ने चरक संहिता की रचना नहीं। कनिष्क अश्वघोष एक प्रसिद्ध कवि थे, राजवैद नहीं थे, एक कवि थे जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची का। कह रहे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है राजवंश, सूची सेकंड है आपकी संस्थापक। ऑप्शन है गहड़वाल चंद्रदेव, बी जेजाग भुक्ति चंदेल नन्नुक, सी दासमुद्र होयसल विष्णुवर्धन एंड डी वारंगल काकतेय वेद प्रथम। तो यहाँ पर जो ये राजवंश है इनके ये प्रथम संस्थापक हैं, इनको हमें मिलान करना है। ठीक है। चलिए देखते हैं मिलान करके। देखिए हमारा ऑप्शन ए सही सुमेलित है, बी हमारा भी सही सुमेलित है, सी भी सही सुमेलित है एंड डी सही सुमेलित है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए बनेगा, A1 B2 C3 एंड D4। ठीक है। चलिए ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। सेकेंड, यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। थर्ड, ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चित्र हैं। तो कह रहे कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सत्य है या है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी उपर्युक्त सभी या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करें भीमबेटका के बारे में, देखिए मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। ठीक है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इस तरीके से हमारे तीनों ऑप्शन यानी कि ऑप्शन सी उपर्युक्त सभी सही सुमेलित है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। निम्नलिखित में से इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन ए शिक्षा उच्चारण विधि, बी ज्योतिष भाग्यफल, सी कल्प कर्मकांड, 4 दर्शन मौलिक सत्य, 5th निरुक्त भाषा विज्ञान, 6 छंद चतुष्पदी श्लोक। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर की पहचान कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है ऑप्शन ए फर्स्ट तथा सेकंड, बी सेकंड तथा थर्ड, सी केवल 4 या डी केवल 6। तो बात करते हैं कि इसमें से कितने सही सुमेलित हैं। देखिए वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी और वो जो भी 6 वेदांग हैं जो भी हमने बात की वो हमारे यहाँ पर, तो इन्होंने पूछा था कि इसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यानी कि 4 इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। और 4 क्या था, 4 है कि दर्शन मौलिक सत्य, ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, प्लिनी ने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। सेकंड, टॉलेमी की पुस्तक ज्योग्राफी और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से भारत के भूगोल तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। अगर बात करें थर्ड ऑप्शन की, तो कह रहे हैं कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना हेरोडोटस ने की थी। तो नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए फर्स्ट तथा सेकंड, बी सेकंड तथा थर्ड, सी केवल फर्स्ट, यदि उपर्युक्त सभी सही है। तो अगर हम बात करें
कि प्लिनी ने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी, तो ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है। सेकंड अगर बात करें कि टॉलेमी की पुस्तक जियोग्राफी और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से भारत के भूगोल के बारे में या वस्तुओं के बारे में जो पता चलता है, ये उसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो अपने आप में हमारे दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। लेकिन जो इन्होंने थर्ड में कहा ना कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना हेरोडोटस ने की, तो हिस्टोरिका के लेखक हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन आपको पता चल गया सही ऑप्शन क्या है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची का। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये सूची फर्स्ट मंदिर है और ये सूची सेकंड में स्थान है। ऑप्शन ए नैना कुठार मध्य प्रदेश, बी देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश, सी भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश एंड डी तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश। अब हमको यहाँ पर मिलान करना है कौन से कितने सही हैं। तो आपका भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। इसके बाद में अगर हम बात करें नैना कुठार मंदिर आपका मध्य प्रदेश, ये भी सही है। और तिगवा की अगर बात करें तो तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश, ये भी सही है। देवगढ़ आपका एक देवगढ़ आपका बिहार में है, आई थिंक हाँ बिहार में है, और एक ये देवगढ़ आपका झांसी उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरीके से A1, B2, C3 एंड D4, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही सुमेलित हो गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाणभट्ट के हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद काफी व्यवस्थित थी, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है। ऑप्शन ए अवंती युद्ध और शांति का मंत्री, बी सिंहनाथ हर्ष की सेना का महासेनापति, सी कुंतल अश्वसेना का मुख्य अधिकारी एंड डी स्कंदगुप्त हस्ती सेना का प्रमुख। तो यहाँ पर कौन सा असत्य सुमेलित है वो बताना है। अवंती युद्ध और शांति के मंत्री, सिंहनाद हर्ष की सेना का महासेनापति, कुंतल अश्वसेना का मुख्य अधिकारी एंड स्कंदगुप्त हस्ती सेना का प्रमुख। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं वो बी है आपका। यहाँ पर शायद मिस प्रिंट हुआ है, सिंहनाथ तो दिया, ऑप्शन बी तो दिया है, बट दोनों एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं। मे बी कि आप चाहे तो इसको स्किप कर दें, हो सकता है कोई मिस प्रिंट रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पुलकेशियन के बारे में दिया गया है कि पुलकेशियन तिथि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट वह चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। ऑप्शन सेकंड उसके विषय में एहोल अभिलेख उसके समकालीन कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखित प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। ठीक है। थर्ड ऑप्शन की बात करें, थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं कि उसके उत्तराधिकारी के रूप में सत्याश्रय विक्रमादित्य प्रथम चालुक्य वंश का शासक बना। कह रहे नीचे दिए गए कोड के माध्यम से या कोड के माध्यम से सही उत्तर की पहचान कीजिए। कोड है हमारा ऑप्शन ए फर्स्ट तथा सेकंड, बी सेकंड तथा थर्ड, सी केवल फर्स्ट या डी उपयुक्त सभी मतलब सभी सत्य हैं। ठीक है। तो चले बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए पुलकेशियन के बारे में अगर बात करें, पुलकेशियन द्वितीय, ठीक है, खाली पुलकेशियन नहीं, पुलकेशियन द्वितीय। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, वैसे ही पुलकेशियन द्वितीय, क्योंकि कई बार हमें जानकारी नहीं होती तो हम वही समझ लेते हैं। तो चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक पुलकेशियन द्वितीय था। इसके विषय में एहोल अभिलेख में उसके समकालीन कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखी गई प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। पुलकेशियन द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र सत्याश्रय, ठीक है, सत्याश्रय विक्रमादित्य प्रथम चालुक्य वंश का शासक बना। तो यहाँ पर जो इनके बारे में जानकारी वो सभी सत्य है, यानी कि डी ऑप्शन सही सुमेलित है। एक बात और कर लेती हूँ, जैसे एक दो कमेंट आते हैं कि आपने ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत बता दिया या ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो मैं मानती हूँ इस बात को कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो फ्लो में हमने टिक लगाना है, जैसे बी और हमने डी लगा के आगे बढ़ गए। और कई बार क्योंकि इतने लंबे वीडियो होते हैं और उसके बाद में भी हमें बहुत सारा काम करना होता है, तो कई बार ध्यान नहीं जाता है। ये बात सही है कि गलती हमारी होती है, पर क्या है ना, जैसे हम ह्यूमन एरर बोलते हैं, जैसे कि कंप्यूटर है वो गलती नहीं कर सकता, अगर सही से उसके कोड डालेंगे तो वो नहीं गलती करेगा, तो वो हो गई मशीन। इंसान से गलती होती है, तो कई बार हो सकता है आप ये समझ लें कि वो आंसर या तो हमने गलती से लगा दिया है या हम फ्लो में आगे बढ़ गए हैं।
तो इतना लोड ना लिया करें। अगर वहाँ पर आंसर कुछ और दिया और हमने कुछ और टिक कर दिया तो आप अपने अकॉर्डिंग कई बार सही कर सकते हैं। और कई बार है कि हम ध्यान देंगे, कोशिश रहती है, पर फिर भी बिन अनजाने में, जिसको बोलते हैं कि बिना जान के ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो सॉरी ऐसी मिस्टेक के लिए, बट हम जान के ऐसा कभी नहीं करते और कभी ना ही चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बताने के लिए भी थैंक यू। इससे क्या है ना कि हम अपने अंदर बदलाव लाते, इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बदलाव ज़रूरी रहता है हर चीज़ के लिए। सीखना, आगे बढ़ना, सीखना, बेहतर करना, ये बहुत ज़रूरी है। एक जगह से स्टिक होकर रहना भी अपने आप में गलत हो जाता है, फिर बदलाव नहीं रहता। बदलाव से बेहतरी आने की कोशिश होती है। ठीक है, तो थैंक यू। कई लोग बताते हैं, पर आप इतना परेशान ना हुआ करें। अगर ऐसा टिक लग गया कि ऑप्शन बी सही है, हमने सी लगा दिया, सी सही है, डी लगा दिया, तो आप उतना परेशान ना हो, आप उसको सही कर लीजिएगा। और आप सबके असीम प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हम आपकी परेशानी भी समझ सकते हैं, क्योंकि जब से आर ओ की पेपर अच्छा नहीं हुआ, थोड़ी सी परेशानियां बढ़ गई हैं। और क्योंकि ये क्या करता है ना, आयोग कई बार बहुत सारी चेंजमेंट लाता है, तो उससे भी चीज़ें काफ़ी उथल पुथल हो जाती हैं। तो वो चीज़ें हम समझ रहे हैं, इसलिए बट आप लोग जितना प्यार दे रहे हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि प्रेम कथा पर आधारित महाकाव्य शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? यह लेखक कौन है? ऑप्शन ए इलंगो आदिगल, बी कौरिकाल, सी कोवलन, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगर बात करें शिल्पाधिकारम की, तो ये साउथ का आपका महाकाव्य है, यानी दक्षिण भारत का महाकाव्य है, और प्रेम कथा पर आधारित महाकाव्य है। और इसके जो लेखक थे वो इलंगो आदिगल थे। ठीक है, ये तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इलंगो आदिगल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरूपाक्ष मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। सेकंड, ये दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली में स्थित है, निर्मित है। थर्ड, यह मंदिर भगवान श्री को समर्पित है। तो कह रहे हैं उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी उपर्युक्त तीनों, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम विरूपाक्ष मंदिर के बारे में बात करें, तो विरूपाक्ष मंदिर आपका हम्पी कर्नाटक में स्थित है, जो दक्षिण भारतीय द्रविड़ स्थापत्य शैली में निर्मित है, और यह मंदिर भगवान श्री को भी समर्पित है। इसका निर्माण लोक महादेवी यानी विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी द्वारा कांचीपुरम के पल्लवों पर विक्रमादित्य द्वितीय की विजय प्राप्ति के लिए करवाया गया था। जैसे उनकी कई सारी चीज़ों की याद में कुछ कुछ चीज़ें हम लोग करते हैं ना, वैसे ही। तो आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो उपर्युक्त सभी सही है, यानी कि उपर्युक्त तीनों कथन सत्य है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने करवाया था। सेकंड, यह पूरी ओडिशा राज्य में स्थित है। एंड डी, कलिंग शैली में निर्मित इस सूर्य मंदिर को काला पैगोडा यानी कि ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। एंड फोर, इसे यूनेस्को द्वारा 2020 यानी 2020 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो कह रहे हैं कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सत्य है या है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सी उपर्युक्त सभी, या डी केवल थर्ड और फोर्थ। तो अगर हम बात करें आपके, देखिए कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो निर्माण है वो गंग वंश के शासक नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने चोल गंग ने करवाया था, और ये आपका पूरी उड़ीसा में स्थित है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही है, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, फोर्थ आपका यहाँ पर गलत है। फोर्थ क्यों गलत है? क्योंकि इन्होंने कहा है कि इसे यूनेस्को द्वारा सन 1984 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था, ना कि 2020 में। तो ये जो ईयर है बताने का, ये यहाँ पर गलत सुमेलित है। बाकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपके ऑप्शन सही सुमेलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो करें बिंदुसार मौर्य काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। सेकंड, बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता था। थर्ड, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। तो कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर की पहचान कीजिए। कूट हमारा है ऑप्शन ए फर्स्ट तथा सेकंड, बी सेकंड तथा थर्ड, सी केवल फर्स्ट, या डी उपर्युक्त सभी सही हैं। तो अगर हम बात करें तो आपके बिंदुसार के बारे में जितने भी कथन दिए गए हैं वो सभी सत्य सुमेलित थे, यानी कि उपर्युक्त सभी। इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन मिलता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा? ऑप्शन है पहले सुसीम को, बाद में अशोक, बी पहले अशोक को, बाद में सुसीम, सी वह स्वयं गया था, ये डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हम बात कर लेते हैं तक्षशिला के बारे में और बिंदुसार के बारे में। तो इस ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। डाइमेकस का नाम तो सुना ही होगा कई बार। इसे ही मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। तो पहले सुसीम को और बाद में अशोक को, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, आपको पता है कुछ कुछ चीज़ें लगती है तो मैं बता देती हूँ। मुझे लगता है ज़्यादा बातें करने से क्या मतलब है, फालतू में टाइम जाएगा। लेकिन जो भी नए एस्पायरेंट जुड़ रहे हैं और जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, या उनको 1 या 2 महीने या 6 महीने या 1 ही साल हुआ तैयारी करते हुए, तो आप कमेंट कीजिएगा कि आपको किस किस चीज़ में दिक्कत आ रही है। तो मैं उसके बारे में फिर एक छोटा सा वीडियो, लंबा नहीं, उसमें एकदम टू दी पॉइंट मैं चीज़ों को बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं टेस्ट सीरीज़ के बीच में कुछ कुछ चीज़ें आपको बता दूं, तो आप वो भी कमेंट कीजिएगा, मैं वो भी बता दूंगी। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब सही रास्ता नहीं होता है तो उसी रास्ते को तय करने में हमें जहाँ 1 से 2 साल का समय लगना होता है, हमें कई बार 4 साल 5 साल लग जाते हैं। पर्सनली मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मेरा कोई एकदम क्लोज या कोई ऐसा फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर या कोई ऐसे नहीं थे जो मुझे सही से गाइड करते, तो मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। वो जो टाइम लगता है ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर आपने किसी से शेयर किया कि आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो उनकी नज़रें आपकी तरफ क्वेश्चन मार्क के तरीके रहती हैं कि तैयारी कर रहा है, कब इसका होगा या कब होगी, मतलब गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए। तो चीज़ें होती हैं, परेशान बिल्कुल मत होना। 5 चीज़ों पे बिल्कुल गांठ बांध लेना। अगर आपका पड़ोसी, आपका बगल वाला, आपका बगल की सीट वाला या एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अगर कहता है ना कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है, मैंने जो पढ़ा था वो अच्छा आया था, मेरे तो हो जाएंगे, बिल्कुल भी बिलीव मत करना। बहुत सारे लोग ऐसे ही डिमोटिवेट कर देते हैं, या आपका जो विश्वास का स्तर होता है, लेवल होता है, वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बोलते मेरा पेपर बहुत हुआ, मैंने 100 में 100 किए, मैंने 100 में 80 कर दिए। भाई साहब, होता नहीं है। ठीक है, आप अपने पे भरोसा रखो। अगर आप इस जंग में कूदे हो, इंजॉय करो। जंग तो मत ही सोचो, एक अच्छा सा ये यात्रा है, बहुत अच्छी सीख मिलेगी, बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, बुरी नहीं है। ठीक है, किसी और चीज़ में कूदने से अच्छा अगर आप इस शिक्षा लाइन में कूद रहे हो तो बुरा नहीं है। बस 2-3 चीज़ें गांठ बांध लो। कोई पूछता है, पहली बात मत बताओ कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो, बोल दो 100 के लिए पढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता। दूसरी बात, इन केस किसी को पता चलता है तो अगर वो आप पूछ लेता है कि अच्छा ये कहाँ से आता है, वो कहाँ से आता है, और आप नहीं बता पाए, अगर उसने कह दिया कि अरे आप तैयारी करते हो, आपको तो नहीं आता, इस पे भी बिल्कुल मत जाना। इससे भी बहुत, क्या नाम है, जो कहते हैं ना, विश्वास का स्तर होता नीचे गिर जाता है। तो 2-3 चीज़ों पे बिल्कुल भी परेशान मत होना। तीसरी चीज़, टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर रहे हैं, आपके नंबर कम आ रहे हैं, मार्क्स कम आ रहे हैं, उससे भी मत घबराना, क्योंकि टेस्ट सीरीज फाइनल एग्ज़ाम नहीं है। कई बार टेस्ट सीरीज से अच्छा फाइनल एग्ज़ाम हो जाता है, कई बार नहीं होता है। टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहे हैं, आप पॉलिटी के अटेंड कर रहे हैं, मार्क्स कम आए, जो पोर्शन में मार्क्स कम आए उसको रिवाइज करिएगा और फिर टेस्ट सीरीज दीजिएगा। नंबर तो बढ़ेंगे, विश्वास भी बढ़ेगा और सब्जेक्ट आपको याद हो जाएगा। मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे कई बार 84 मार्क्स सही हो जाते हैं, तो मैं बहुत खुश हो जाती थी कि यार मेरे तो 84 सही हो गए, और कई बार पता है 34 सही होते हैं। तो कई बार कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, याद नहीं होती हैं, कुछ कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। ये पढ़ाई है और क्लर्क की चपरासी की पढ़ाई नहीं है। ठीक है, बुरी वो भी नहीं होती है, बट एक एग्जाम अगर कोई कंपैरिजन करता है, कंपैरिजन इसका है ही नहीं। तो 2-3 चीज़ें मुझे जो लगती है, मैं महसूस करती हूँ, मेरे आसपास भी कुछ लोग हैं, डायरेक्ट बात नहीं होती, मैं उन्हें बताती भी नहीं हूँ, बट हाँ, जैसे पुलिस की भर्ती, मतलब पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है, मैं जाती हूँ कहीं कहीं पर, कभी कभी तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें इस तरीके से पता चलती है, मैं वहीं मुस्कुराती हूँ और फिर मुझे लगता है कि ये चीज़ें होती हैं। 1 साल पहले तो बहुत होता था मेरे साथ, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे लगता था, क्योंकि जब आपका सिलेबस पूरा बढ़िया गो थ्रू होता है तो आपको लगता है कि हाँ मेरा इस बार प्रीलिम्स निकल जाएगा। पहली बात तो इतनी उम्मीद एक साथ मत पालना कि मैं इसी बार प्रीलिम्स निकल जाएगा, मेंस निकल जाएगा, मैं ये बन जाऊँगा, IAS बन जाऊँगा, PCS बन जाऊँगा, जो भी आपने सोच रखा है। तैयारी करिए, अच्छे से टाइम दीजिए,
अगर भगवान परीक्षा ले रहा है तो उसको दीजिए। किसी को फल पहले मिल जाता है, किसी को बाद में मिलता है। कुछ कुछ चीज़ें थी, ज़्यादा ऐसे समय बर्बाद हो जाएगा, ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। पर मगर जो जेन्युइन चीज़ें हों, जिनमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो लग रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा, तो मैं कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊँगी। मुझे मोटिवेशनल स्पीकर मत समझना, मैं बिल्कुल भी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मुझे टीचर भी बिल्कुल मत समझना। मैं आपकी दोस्त हूँ। जो जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हो रहा है, मैं उसके हिसाब से आपको चीज़ें बताऊँगी। कतई मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, ना ही मुझे बनना है। हाँ, आप सब मेरे दोस्त हैं, मेरे अपने हैं। कोई छोटा भाई है, कोई छोटी बहन है, कोई बड़ा भाई है, कोई बड़ी बहन है, कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है, जो भी कह लो। हिंदी, इंग्लिश, जापानी, है ना, वो सब है। तो मुझे जो जो चीज़ें कुछ कुछ लगती है, तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ। बाकी अगर आपको पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ, कभी कभी नेट ऑफ रहता है तो 1-2 घंटे बाद देखती हूँ, बट ज़्यादातर मैं तुरंत ही रिप्लाई देती हूँ। ठीक है, चलिए हम अपने टेस्ट पेपर को सॉल्व करते हैं। मैंने टेस्ट पेपर के बारे में बता दिया है। मार्क्स कम आ रहा है, रिवीजन करो, फिर टेस्ट पेपर को अटेंड करो। और रिवीजन से क्या है, फाइनल एग्जाम में भी आपको हेल्प रहेगी। ऐसा नहीं कि केवल टेस्ट सीरीज में मार्क्स बढ़ जाएंगे तो वही इनफ है, नहीं। आपको तो जॉब चाहिए, आपको तो एक जॉब लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों और निम्न पदाधिकारियों को क्रमशः क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए पेरुंदरम एवं सेरुंदरन, बी सेरुंदरन एवं पेरुंदरन। देखिए थोड़े से अलग अलग टाइप के हैं जिनसे डेली हम लोग गो थ्रू नहीं होते हैं, तो प्रोनाउंसिएट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सी है केवल सेरुंदरम, या डी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। इन्होंने चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों के बारे में पूछा है कि उनका क्रमशः क्या कहा जाता था उन्हें। देखिए अगर बात करें चोल प्रशासन की, तो चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी पदाधिकारियों को सेरुंदरन कहा जाता था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पेरुंदरम एवं सेरुंदरम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि पाल वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। सेकंड, गोपाल ने बंगाल को अपने नियंत्रण में एकीकृत किया और यहाँ तक कि मगध, बिहार को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। थर्ड है, पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। तो कह रहे नीचे दिए गए कोट्स के माध्यम से सही उत्तर की पहचान कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन ए है फर्स्ट तथा सेकंड, बी सेकंड तथा थर्ड, सी केवल फर्स्ट, या डी उपर्युक्त सभी। अगर हम बात करें पाल वंश की, तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। उसने बंगाल को अपने नियंत्रण में एकीकृत किया और यहाँ तक कि मगध, बिहार को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। बिहार के ओदंतपुरी में मठ की स्थापना की किसने की? गोपाल ने ही की थी। और पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गोपाल ने देखो आपका मतलब अच्छे से उन्होंने बता दिया। गोपाल, इसके बाद में तो गोपाल और महिपाल, ऐसा करके ये क्वेश्चन जरूर आता है और बहुत कंफ्यूज भी करता है। ओदांतपुरी मठ के बारे में भी क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में आ चुका है, कई बार आ चुका है, एक बार नहीं 3 से 4 बार मैंने देखा है। तो इसको ध्यान रखना। पाल में महिपाल, देवपाल और आपका गोपाल, इन तीनों को मिक्स करके क्वेश्चन खूब बनते हैं। तो उपयुक्त यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा वो डी, यानी कि उपयुक्त सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कथनों कारण का है। कह रहे नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान, फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, मैसूर तक फैला हुआ था। कारण आर कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं मुरनानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। तो हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सत्य है किंतु आर गलत है। एंड डी, ए गलत है किंतु आर सत्य है। ठीक है, तो हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान, फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, मैसूर तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत विजय की जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुरनानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। यानी कि आपका ऑप्शन ए यहां पर सही होना चाहिए था, बट पता नहीं। हाँ, अभिलेख हो सकता आंसर बताने में इन्होंने ऑप्शन ए की जगह बी लिख दिया हो। इन्होंने बी लिखा है।
अभी मैं श्योर नहीं हूँ, तो आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गलत पढ़ने से अच्छा उसको स्किप कर दें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। सेकंड, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। थर्ड, इसे मूलतः ग्रंथ पाली भाषा में लिया गया है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित किया गया है। तो कह रहे उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या है? तो ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड, या डी उपर्युक्त सभी। तो हम बात करें त्रिपिटक की, तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, सबको पता है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इस मतलब देखिए 3 है पहले, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। उन तीनों को जिसमें एक साथ संकलित किया गया उसे बोलते हैं त्रिपिटक, ठीक है। और इसे मूलतः ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाता है, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है और ये सूची सेकंड है। इसमें देखिए बुद्ध के बारे में ये है, त्रिपिटक बुद्ध दर्शन, विनय पिटक संघ संबंधी नियम, सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत एंड अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत। अब ये कूट दिया गया है तो हमको कूट से इसको मिलान करना है। देखिए त्रिपिटक में आपके बुद्ध के दर्शन के बारे में बातें लिखी गई हैं। विनय पिटक में संघ के संबंधी, मतलब संघ को कैसे चलाना, कैसे संचालित करना है, क्या उसमें होना चाहिए, वो चीज़ें, तो ये संघ संबंधी नियम है इसमें। सुत्त पिटक में आपके धार्मिक सिद्धांत है एंड अभिधम्म पिटक में आपके दार्शनिक सिद्धांत है। तो इस तरीके से A1, B2, C3 एंड D4, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमार गुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य पर किसने आक्रमण किया था? ऑप्शन है हरे हुड़, बी काले हुड़, सी सफ़ेद हुड़, या डी लाल हुड़। तो अगर बात करें कुमार गुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य पर के दौरान आक्रमण किया था, जिन्हें हम हेफत लाइट्स के रूप में भी जाना जाता है, सफ़ेद हुड़ों ने, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने पहली बार पढ़ा इतने दिनों में, मुझे 2 से 2.5 साल हो रहे हैं, मैंने कभी ये सफ़ेद हुड़ लाल हुड़ नहीं पढ़े। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपने नहीं सुनी या कभी बहुत कम सुनी या सुनी है तो याद नहीं है, वो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि गुप्तकालीन भारतीय समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, गुप्तकालीन भारतीय समाज परंपरागत 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में विभाजित था। सेकंड है, इस काल में ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। थर्ड है, गुप्त काल से पहले ब्राह्मणों को केवल 6 कार्य निश्चित किए गए थे। तो कह रहे उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या है? ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी सेकंड तथा थर्ड, या डी उपर्युक्त सभी। तो गुप्तकालीन भारतीय समाज परंपरागत 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। इस काल में ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, यानी कि आपका ऑप्शन फर्स्ट सही और सेकंड भी सही है। गुप्त काल से पहले ब्राह्मणों के केवल 6 कार्य थे, अध्ययन, अध्यापन, पूजा पाठ कराना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, ठीक है। इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, यानी कि उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलंकी वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम सेकंड था। सेकंड, भीम सेकंड के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। थर्ड, बघेल वंश का कर्ण सेकंड गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। एंड 4, इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। तो कह रहे उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड, डी उपर्युक्त चारों। तो अगर हम बात करें सोलंकी वंश के बारे में, देखिए सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम सेकंड था। भीम सेकंड के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। बघेल वंश का कर्ण सेकंड गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था और इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं को मुकाबला किया था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि उपर्युक्त चारों सुमेलित है या सत्य है कथन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गुप्त काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, गुप्तों को कुषाणों का सामंत माना जाता है। सेकंड, गुप्तों के मूल राज्य में प्रयाग सत्ता के केंद्र में और साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल थे। ये गुप्त काल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। कला, साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई उपलब्धियों के कारण
प्राचीन भारत में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ये तो पूरा कथन ही अपने आप में सत्य है ना। ये तो हम सुनते ही आ रहे गुप्त काल की जो सबसे बड़ी विशेषता है। तो कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए फर्स्ट तथा सेकंड, बी सेकंड तथा थर्ड, सी केवल फर्स्ट या डी उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। तो उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं क्योंकि थर्ड ऑप्शन तो अपने आप में भी सही है। सेकंड में थोड़ा डाउट था, पर आपको एक नया फैक्ट ही है, हालांकि पढ़ा होगा तो पता ही होगा, लेकिन इन्होंने फैक्ट के रूप में जो प्रस्तुत किया है कि गुप्तों के मूल राज्य में प्रयाग सत्ता के केंद्र में और साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल थे। ठीक है, तो ये अपने आप में मेरे लिए एक तरीके से अलग है, मैं भी ना नजर गई हो, तो इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। यानी कि सभी कोड के माध्यम से सभी जो फैक्ट हैं या सभी जो बातें कही गई वह सत्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राजा भोज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। सेकंड, राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था। थर्ड है, राजा भोज कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था यानी सम्मानित था। तो यहाँ कह रहे कि उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सत्य है या हैं। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी उपर्युक्त सभी असत्य हैं। तो जितने भी फैक्ट के बारे में भी हम लोगों ने बातें की, यानी कि भोपाल के निकट जो आपकी भोजपुर नामक झील है उसका निर्माण राजा भोज ने कराया था। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो था वो राजा भोज ही था या थे। तो इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन, यानी कि देखिए ये यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है, उपर्युक्त सभी सत्य होने चाहिए, यहाँ असत्य प्रिंट हो गया है। मैंने गूगल करके देखा है तो ये ऑप्शन सही है। परमार वंश के जो राजा भोज थे इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया। धार हुआ, उज्जैन हुआ, आपका भोपाल हुआ। भोपाल का पहले भोजपुर ही नाम था, बाद में उसका भोपाल हो गया। तो वो चीज़ें अभी मैंने गूगल भी किया है, तो वो काफ़ी चीज़ें सब सही हैं। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही है, बस ये इन्होंने प्रिंट गलत कर दिया। तो मैंने सोचा ला गूगल कर लें, ऐसे क्वेश्चन स्किप करने से क्या ही होगा। चले आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस पुष्यभूति शासक ने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन है हर्षवर्धन, बी प्रभाकर वर्धन, सी भट्टार्क या डी शशांक। तो अगर हम बात करें तो प्रभाकर वर्धन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रभाकर वर्धन। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये यहाँ पर गलत प्रिंट है। ऑप्शन फर्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गोरी की हार हुई थी। सेकंड है कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में ईस्वी में हुआ था जिसमें गोरी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी। एंड थर्ड ऑप्शन है कि तराइन की तीसरी लड़ाई 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यलदौज के बीच लड़ी गई थी जिसमें इल्तुतमिश ने यलदौज को पराजित किया था। तो कह रहे उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। चलिए हम बात करते हैं तराइन के बारे में। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गोरी की हार हुई थी। तराइन के द्वितीय युद्ध यानी दूसरे युद्ध में जो 1192 ईस्वी में हुआ था, गोरी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी। तराइन की तीसरी लड़ाई में 1215 में जो हुई थी उसमें इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यलदौज के बीच लड़ी गई थी जिसमें इल्तुतमिश ने यलदौज को पराजित किया था। तो इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा भोज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये दो बार इन्होंने ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हटा देते हैं, दो बार प्रिंट हो गया। ठीक है, इसके भी ऑप्शन वही है जो अभी हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की विग्रह राज फोर्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, हरिकेली नामक संस्कृत नाटक का रचयिता विग्रह राज फोर्थ था, यह चतुर्थ कह सकते हैं। ठीक है। सेकंड है सोमदेव विग्रह राज चतुर्थ के राजकवि थे। थर्ड, इन्होंने ललित विग्रह राज नामक नाटक लिखा। एंड फोर्थ, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रह राज फोर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सत्य है या हैं। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट,
ऑप्शन बी केवल सेकेंड, ऑप्शन सी केवल थर्ड या डी उपर्युक्त चारों। अगर हम बात करें विग्रहराज चतुर के बारे में तो हरिकेली नामक संस्कृत नाटक के रचयिता आपके विग्रहराज चतुर्थ ही थे। इस तरीके से चारों ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल सही है, यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद जो बनी है, जिसके क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, वो शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रतिहार वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। सेकेंड है कि मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। थर्ड है कि वह विष्णु भक्त था और उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि ग्रहण की थी। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर की पहचान कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा, ऑप्शन ए फर्स्ट तथा सेकेंड, बी सेकेंड तथा थर्ड, सी केवल फर्स्ट या डी उपर्युक्त सभी। हम बात करेंगे प्रतिहार वंश के बारे में तो ऑप्शन डी है, यानी कि उपर्युक्त सभी सही सुमेलित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि शिलालेखों को संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। सेकेंड है, अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। थर्ड है कि ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए फर्स्ट तथा सेकेंड, बी सेकेंड तथा थर्ड, सी केवल फर्स्ट या डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, हम अगर बात करें यहाँ पर अशोक के बारे में या शिलालेखों के बारे में तो शिलालेख का प्रचलन आपका सर्वप्रथम भारत में अशोक ने किया और अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, जैसा कि हमने बात की अभी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो काकतीय वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए बीटा फर्स्ट, बी बीटा सेकेंड, सी गणपति या डी रुद्रमा देवी। ठीक है, काकतीय वंश के विषय में बात हो रही है। तो काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था और रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया था, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया और मतलब कि उन्होंने पहले 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बीटा प्रथम या बीटा फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए प्रांत का विभाजन ब्लॉक, बी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम, सी ग्राम मुखिया ग्रामीक एंड डी प्रशासकों में सबसे छोटा गोप। कह रहे हैं फिलहाल यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मौर्य साम्राज्य में प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषय पति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामीक कहलाता था और प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संबंध में मेगस्थनीज के विभाजन पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। सेकंड, संपूर्ण मंडल 6 समितियों में विभाजित था। थर्ड, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। एंड 4 कि मौर्यकालीन प्रशासन लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित था। कह रहे उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सत्य है या हैं। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी उपर्युक्त चारों सही सुमेलित है या चारों सत्य हैं। हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जैसा कि अभी हमने चारों ऑप्शन में बात की। तो इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, यानी कि इसका आंसर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारतीय राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। ऑप्शन सेकेंड है राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण थर्ड था। थर्ड है कि कृष्ण थर्ड या कृष्ण तृतीय के दरबार में कन्नड़ भाषा कवि पोन्न रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। कह रहे हैं कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है या है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड,
सी उपर्युक्त सभी या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगर बात करें यहाँ पर कि अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा कवि पूर्ण रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। तो उपर्युक्त सभी सही सुमेलित, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सूची का। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट विवाह के प्रकार है और सूची सेकंड आशय प्रकृति है। ऑप्शन है दैव विवाह, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ विवाह, बी गांधर्व विवाह, प्रेम विवाह, सी असुर विवाह, कन्या के बदले वर से धन प्राप्त करना, या डी प्रजापात्य विवाह, बिना लेन देन के योग्य वर से विवाह करना। अब यहाँ पर कूट दिया गया है, पहले हमें इन चारों ऑप्शन को मिलान करना है, फिर हमें अपना सही आंसर बताना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर दैव विवाह या दिव्य विवाह, तो यज्ञ कराने वाले पुरोहित से विवाह, गंधर्व विवाह आपका प्रेम विवाह होता है, असुर विवाह जैसा कि बताते हैं कन्या के बदले वर से धन प्राप्त करना, एंड प्रजापात्य विवाह बिना लेन देन के योग्य वर से विवाह करना। इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा सही होगा, A1, B2, C3 एंड D4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए कहता है कि भारतीयों ने यूनानियों से छत्रा प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया। ठीक है, कारण आर कहता है कि भारत में गांधार शैली की कला जिसका विकास ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में हुआ यूनानी प्रभाव का ही परिणाम है। तो कह रहे कि इसमें भारतीय यूनानी कला का सम्मिश्रण दिखाई देता है। अब ऑप्शन हमारे क्या हैं? ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सत्य है किंतु आर गलत है एंड डी ए गलत है किंतु आर सत्य है। तो चलें हम बात करें, अगर भारतीयों ने यूनानियों से छत्रा प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ऑप्शन बी सही है, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्यों नहीं करता? कि भारत में गांधार शैली की कला जिसका विकास ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में हुआ यूनानी प्रभाव का ही परिणाम है, इसमें भारतीय यूनानी कला का सम्मिश्रण दिखाई देता है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे राजेंद्र प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगकोट की उपाधि धारण की थी। सेकंड कह रहे हैं कि उसने नवीन राजधानी गंगोंड चोलपुरम को बनाया। थर्ड है नवीन राजधानी के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। तो कह रहे उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, या डी उपर्युक्त सभी। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर कि तीन जो हमारे तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी सही सुमेलित है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही सुमेलित है, उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, अर्थशास्त्र में दो प्रकार के न्यायालयों का वर्णन है। ऑप्शन फर्स्ट धर्मस्थीय एंड डी कंटक शोधन। सेकंड है कि धर्मस्थीय व्यक्तिगत विवादों से निपटान हेतु और कंटक शोधन व्यक्तिगत परंतु उन मामलों के निपटाने हेतु था जो फौजदारी, हत्या या अन्य अपराधों से संबंधित होते थे। कह रहे उपरोक्त कथनों में से कौन सा से उत्तर सही है या है? ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड दोनों, बी केवल फर्स्ट, सी केवल सेकंड, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। चलिए हम बात करते हैं। धर्मस्थीय तो व्यक्तिगत विवादों से निपटान हेतु था, अर्थात इस वर्ग के न्यायालय नागरिकों के पारस्परिक विवादों का निपटारा करते थे। इन्हें दीवानी अदालत न्यायालय कहा जाता था। ऑप्शन हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सत्य है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कहता है कि पुराणों का जो रूप अब प्राप्त होता है उसकी रचना गुप्त काल में हुई थी और इस काल में अनेक स्मृतियों एवं सूत्रों पर भाष्य लिखे गए। अनेक पुराणों तथा रामायण एवं महाभारत को अंतिम रूप दिया गया। कारण आर कहता कि विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल को सोने के सिद्धांत तथा दशमलव प्रणाली के विकास का श्रेय प्राप्त है।
आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। डी, सी, ए सत्य है आर गलत है, या डी, ए गलत है परंतु आर सत्य है। देखते हैं इसका क्या आंसर होगा, कौन सा सत्य है और कौन सा सत्य है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर फिर सही है। पुराणों का जो रूप अब प्राप्त होता उसकी रचना गुप्त काल में हुई है और इस काल में अनेक स्मृतियों एवं सूत्रों पर भाष्य लिखे गए हैं। अनेक पुराणों तथा रामायण एवं महाभारत को अंतिम रूप दिया गया है। नारद, कात्यायन, नारद, पराशर, बृहस्पति आदि स्मृतियों की रचना हुई है। और जैसा कि विज्ञान के क्षेत्र में तो कह रहे हैं गुप्त काल को शून्य के सिद्धांत तथा दशमलव प्रणाली के विकास का श्रेय प्राप्त है। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। इनमें आर्यभट्ट प्रथम, वारामिहिर, भास्कर प्रथम तथा ब्रह्मगुप्त विशेष महत्व रखते थे। तो इन्होंने बी ऑप्शन को सही बताया है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उनकी माता यशोमती सती हो गई थी, अतः इस काल में सती प्रथा प्रचलित थी। सेकेंड है, हर्षवर्धन के समय में कन्नौज का राजनीतिक शक्ति केंद्र के रूप में उभरना उत्तर भारत में सामंत युग के आगमन का सूचक था। तो कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा से उत्तर सही है यहाँ है। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड दोनों, बी केवल फर्स्ट, सी केवल सेकंड, या डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। हम बात करें हर्षवर्धन के समय में तो कन्नौज का राजनीतिक शक्ति के केंद्र के रूप में उभरना उत्तर भारत में सामंत युग के आगमन का सूचक था। और जैसा कि अभी हमने बात किया कि हर्षवर्धन का साम्राज्य आपका थानेश्वर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पूर्व में गंजाम से लेकर पश्चिम में वल्लभी तक फैला था। हर्ष का राज्य उत्तर में कश्मीर को छोड़कर शेष प्रांतों में था। तो इस तरीके से ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अपने आप में ऑप्शन सही है। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची का है। दो सूचियां दी गई हैं जिनको मिलान करना। ये सूची फर्स्ट है और ये सूची सेकंड है। ऑप्शन ए निष्क्रमण संस्कार, जन्म के 12वें दिन से चौथे महीने के बीच किसी दिन बच्चे के घर से बाहर निकलने के अवसर पर किया जाता है। बी अन्नप्राशन, इसमें शिशु को छठे मास में अन्न खिलाया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार ये तो हर किसी को पता ही है। सी चूड़ाकर्म संस्कार, शिशु के 3 से 8वें वर्ष के बीच कभी भी मुंडन कराया जाता है, यह कराया जाता था। एंड डी उपनयन संस्कार, इस संस्कार के पश्चात बालक द्विज हो जाता था। इस संस्कार के बाद बच्चे को संयमी जीवन व्यतीत करना पड़ता था। यहाँ पर कूट दिया गया है। पहले हमें इन चारों संस्कारों को मिलाना है या ऑप्शन को मिलाना है, सॉरी, फिर हमें अपना सही आंसर बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है यानी कि तीनों में कोई बदलाव नहीं है, A1, B2, C3 एंड D4। सी ऑप्शन सही है। अगर इस तरीके का फाइनल एग्जाम आ जाए या पेपर आ जाए तो सारे ही क्वेश्चन सही हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने ये टेस्ट सीरीज को इस तरीके से डिजाइन किया है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची का फिर है। दो सूचियां फिर दी गई हैं जिनको मिलान करना है। सूची फर्स्ट में संगमकालीन शब्द हैं, सूची सेकंड में उनके अर्थ हैं। ऑप्शन ए वेदजी पशु चोरी करना, बी पुलयन रस्सी बटने वाले, सी कडेशियर कृषक मजदूर एंड डी पदमार उत्तर से दक्षिण जाकर बसे ब्राह्मण। तो कह रहे हैं अब यहाँ पर हमको मिलान करना पड़ेगा। संगमकालीन में जो प्रचलित शब्द हैं उनके अर्थ बताना पड़ेगा। तो अगर हम मिलान करके देखें भी तो हमारे सारे ऑप्शन अपने आप में सही सुमेलित हैं। पुलयन को रस्सी बटन बांटने वाला कहते हैं, कडेशियर को आपके कृषक मजदूर कहते हैं, पदमार को आपका उत्तर से दक्षिण जाकर बसे ब्राह्मण कहते हैं। यानी कि जो उत्तर से दक्षिण जाकर बस गए थे ब्राह्मण उन्हें पदमार कहते हैं। तो फिर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी कि A1, B2, C3 एंड D4 चारों ही ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सूची का ही है। दो सूचियां दी गई हैं। सूची फर्स्ट में राज्य है और सूची सेकंड में स्थल है। ठीक है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश मोरहना पहाड़, बी मध्य प्रदेश लाखाजुआर, सी राजस्थान बागौर एंड डी बिहार चिरान। अब हमें इनको मिलान करना है कि इनमें से कौन से सही सुमेलित हैं। उत्तर प्रदेश आपका मोरहाना पहाड़ ये सही सुमेलित है। मध्य प्रदेश आपका लाखाजुआर ये भी सही सुमेलित है। राजस्थान बागौर तो पता ही है पहले से, और बिहार चिरांद ये भी सही सुमेलित है। तो देखते हैं
यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन फिर बन जाता है, A1, B2, C3 एंड D4 सही सुमेलित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सूची का दिया है। यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई हैं। सूची फर्स्ट में है आपकी रचना और सूची सेकंड में है उसके विषय। ऑप्शन ए अष्टांग संग्रह नाट्यकला, बी 10 रूपक व्याकरण, सी लीलावती गणि एंड डी महाभाष्य आयुर्विज्ञान। अगर यहाँ पर गेस करना हो तो आपका, अगर हम इसको गेस करेंगे तो लीलावती गणित ये कई PYQ में हमने देखा, सॉरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं आपके पहले सालों में। महाभाष्य भी कुछ देखा है और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो सी सही है, डी सही है। अब ए और बी में ही थोड़ी कन्फ्यूजन है, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा देखिए लीलावती आपका यहाँ पर सही सुमेलित है। हाँ ये महाभाष्य में देखिए थोड़ी सी मतलब भूल गई मैं, आया हुआ है लेकिन फिर भी ये आपका D2 हो जाएगा, ठीक है। और ए की बात करें तो अष्टांग संग्रह आपका आयुर्विज्ञान हो जाएगा। इस तरीके से A4, ठीक है, A4। अब A4 बी ऑप्शन में ही मिल रहा है, A4 B1 C3 लीलावती गणित सही है आपका, लेकिन D2 महाभाष्य व्याकरण हो जाएगा। तो इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा सही सुमेलित है। चलिए आगे बढ़ें। इसमें कह रहे हैं कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ है। कारण आर कह रहे हैं कि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। कह रहे नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड आपको पता ही है, वही है। तो सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ है क्योंकि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषा को अपनाया। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाता है कि ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं, सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गणराज्य के स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। ऑप्शन ए अभिसार, बी कठ, सी सन अभिसार। यहाँ पर इन्होंने प्रिंट में गलत हो गया है, यहाँ पर बी होना चाहिए, बी कठ, सी सिंध एंड डी मसग्ग। तो बात करते हैं कि एक युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद मसग्ग नामक भारतीय गणराज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा मसग्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट श्रृंगेरी मठ श्रृंगेरी शारदा पीठ भारत के दक्षिण में रामेश्वरम में स्थित है। ऑप्शन सेकंड गोवर्धन मठ गोवर्धन मठ उड़ीसा के पुरी में स्थित है या उड़ीसा के पुरी में है। थर्ड है शारदा मठा द्वारका मठ को शारदा मठ के नाम से भी जाना जाता है। एंड 4 है ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में है। उपर्युक्त कथनों में कह रहे कितने कथन सत्य हैं। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी उपर्युक्त चारों। तो बात करते हैं यहाँ पर हम कि आदि शंकराचार्य भारत के महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया और इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा यानी कि उपर्युक्त चारों सही सुमेलित हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं केवल आंसर लास्ट में बता देती हूँ, तो देखिए पहली बार में ही 4 ऑप्शन, काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज़ में है, सॉरी क्वेश्चन, और उसके साथ में उनके फैक्ट। एक बार पूरा फैक्ट मैं पढ़ती ही हूँ तो इसलिए लास्ट में मैं आंसर ही बताती हूँ, क्योंकि 2 बार पूरे 4 लाइनों के फैक्ट पढ़ने में टाइम और वेस्ट ही होगा, तो मैं इसलिए आपको आंसर बता देती हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे। ऑप्शन है केवल ब्राह्मणों के लिए, बी ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए, सी ब्राह्मणों और वैश्यों के लिए या डी ब्राह्मणों क्षत्रियों और वैश्यों के लिए। तो इस क्वेश्चन के आंसर की अगर बात करें तो मौर्य काल में तक्षशिला प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्र ब्राह्मणों क्षत्रियों और वैश्यों के लिए द्वार खुले थे, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्नौज पर आधिपत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट कन्नौज पर आधिपत्य के लिए गुर्जर प्रतिहारों, पालों एवं राष्ट्रकूटों के मध्य दीर्घकालीन त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। ऑप्शन सेकंड विभिन्न साक्ष्यों के अनुसार सर्वाधिक समय तक कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। डी ऑप्शन है कि कन्नौज इत्र निर्माण हेतु आज भी प्रसिद्ध है। तो कह रहे उपयुक्त कथनों में से
कौन सा से कथन सत्य है या सत्य है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी उपर्युक्त सभी, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चलें हम बात करते हैं कन्नौज के बारे में। तो कन्नौज पर आधिपत्य के लिए आपको पता है गुर्जर, प्रतिहारों, पालों एवं राष्ट्रकूटों के मध्य दीर्घकालीन त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। तो इस तरीके से उपर्युक्त सभी सही सुमेलित है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थल से प्रसिद्ध पाषाण सोहन संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए? ऑप्शन है भीमबेटका, बी मथुरा, सी अवध, या डी बेलन घाटी। हम बात करें अगर कि उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी स्थल से प्रसिद्ध पाषाण सोहन संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। बेलन नदी घाटी प्राग ऐतिहासिक खोजों के कारण प्रसिद्ध है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका बेलन घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं 16 महाजनपदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद मध्य प्रदेश आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित थे। सेकेंड है कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सुरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल 8 महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित थे। थर्ड है कि काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। कह रहे उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी उपर्युक्त सभी, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद मध्य प्रदेश यानी कि आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित थे। कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सुरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित थे। इस तरीके से सी ऑप्शन यानी कि उपर्युक्त सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? ऑप्शन है होड़ नेता तोरमाड़ ने, बी होड़ नेता मिहिरकुल ने, सी शक नेता तोरमाड़ ने, या डी शक नेता मिहिरकुल ने। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा। एक तो कौशाम्बी को किसने क्षति पहुंचाई थी, दूसरा होड़ नेता मिहिरकुल है या शक नेता मिहिरकुल है। ठीक है, क्योंकि शक और होड़ 2 वो थी ना जातियाँ, तो कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने इस तरीके से दिया। तो होड़ नेता तोरमाड़ भारतवर्ष पर आक्रमण करने वाला चीन से आने वाले होड़ों का नेता था और जिसने 500 ईस्वी के लगभग मालवा पर अधिकार किया था। मिहिरकुल तोरमाड़ का ही पुत्र था जिसने होड़ साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान तक किया। तोरमाड़ के सोने के सिक्कों में हिंदू देवी लक्ष्मी का चित्र प्राप्त हुआ और तोरमाड़ का संजली शिलालेख मालवा और गुजरात पर उसके विजय और नियंत्रण की बात करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा सही है। कुछ पॉइंट्स और अच्छे से दिए गए हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लेना पीडीएफ में। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिहिर निम्नलिखित में से अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन है अयोध्या, बी अयाज्यसा, सी अवध, या डी उपर्युक्त सभी। देखिए अयोध्या और अवध में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अयोध्या का प्राचीन नाम अयाज्यसा था। अवध जिसका नाम अब लखनऊ है की स्थापना शहादत खां ने की थी और इसकी राजधानी फैजाबाद थी। लखनऊ का नाम पहले अवध था, उसकी राजधानी फैजाबाद थी। अयोध्या का नाम अयाज्यसा था, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो बात करें तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है कि अयोध्या का प्राचीन नाम अयाज्यसा था। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया था? ऑप्शन है कन्नौज, प्रयाग, बी वाराणसी, कुशीनगर, सी अयोध्या, मथुरा, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलो बात कर लेते हैं। देखिए हर्षवर्धन भारत का एक महान राजा था, प्राचीन भारत का, जिसने उत्तरी भारत में 606 से 647 ईस्वी तक राज किया। वह वर्धन राजवंश के शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। उसका छोटा भाई राज्यवर्धन थानेसर पर शासन करता था, जिसका क्षेत्र आज के हरियाणा का क्षेत्र है। हर्षवर्धन बैस वंश से संबंधित है और हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया, वो भी उत्तर प्रदेश में, जो कन्नौज और प्रयाग में किया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कन्नौज और प्रयाग। फिलहाल इसको यहीं तक रखते हैं, मात्र 25 क्वेश्चन इसके रह गए हैं, तो परेशान नहीं होइएगा। मैं इस टेस्ट सीरीज़ के 25 क्वेश्चन प्लस एक टेस्ट सीरीज़ अभी मैंने अपलोड की थी, आई थिंक दृष्टि या ध्येय की है, तो उसके 40 क्वेश्चन, तो उन दोनों को मिला के मैं एक ही में अपलोड कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है, लगभग 11:30-12 बज रहे हैं, और वही है थोड़ा सा कि कुछ चीज़ें यहाँ पे शोर होती रहती है। तो टेस्ट सीरीज़ में बहुत सी मतलब कि वो उसकी वॉइस आ जाती है, तो फिर ठीक नहीं लगता है। तो इसको यहाँ तक रखते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेंशन ज़्यादा मत लीजिए, थोड़ा सा घूम लीजिए। घूम लीजिए का मतलब 1-2 दिन कहीं बाहर नहीं, ऐसे 1 घंटे 2 घंटे के लिए कहीं थोड़ा सा निकल लीजिए,
क्योंकि थोड़ा सा टेंस माहौल हो रहा है, जितना टेस्ट सीरीज़ देंगे, जितना पढ़ेंगे, थोड़ा सा एंजाइटी हो सकती है, नॉर्मल है, घबराइए नहीं, कंपैरिजन मत कीजिए, सिर्फ अपने पर भरोसा रखिए, अच्छा होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।